हाँ जी। लोन फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, जो बोरोड फंड्स के लिए जो है यूज़ किया जाता है, फंड्स बोरो करने के लिए। और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के बारे में मैं आपको पहले से ही कई बार मैंने आपको इसके बारे में बताया है, अदर टॉपिक्स के बीच में भी, कि ये इंस्टीट्यूशंस या ये कंपनीज़ भी, फाइनेंशियल कंपनीज़ भी होती हैं और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस भी होते हैं। ये वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो केवल दूसरी फर्म्स को, दूसरे बिजनेस हाउसेस को फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए बनाई जाती हैं। मींस इनका जो, जैसे कमर्शियल बैंक्स होते हैं जिनका काम केवल फाइनेंस में डील करने का होता है, ठीक है। लेकिन जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं उसमें हम छोटे छोटे डिपॉजिट्स लेना भी करते हैं और देना भी करते हैं, यानी आम पब्लिक के साथ, हर तरह के बिजनेस के साथ हम डील करते हैं और हर तरह की पब्लिक के साथ डील करते हैं, है ना। बैंक्स में मेन काम क्या है? पैसे का लेना और देना। तो लेकिन बस कमर्शियल बैंक्स में क्या होता है कि पब्लिक अपना पैसा एक्स्ट्रा सेविंग डिपॉजिट भी करती रहती है, और बैंक्स उस सेविंग्स को जिसको भी रिक्वायरमेंट हो, चाहे वो इंडिविजुअल्स हो, चाहे वो बिजनेस हाउसेज हो, या हम लोग हों, घर के लिए, पढ़ाई के लिए, अलग अलग तरह से हमें लोन देते हैं। लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं बेटा, ये भी बैंक्स की तरह से है, लेकिन बहुत बड़ा अंतर इसमें ये है कि ये आम पब्लिक के साथ डील नहीं करते। ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका ये सेटअप किए गए थे स्टार्टिंग में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको सेटअप किया था ताकि ये बड़े बिजनेस हाउसेस की जो बड़ी रिक्वायरमेंट्स है, फंड्स की रिक्वायरमेंट है, उसमें ये फाइनेंशियल सपोर्ट भी करें उनको, यानी वहाँ पर वो एज इन्वेस्टर वो पैसा इन्वेस्ट करें। गवर्नमेंट ने इनको स्टार्ट किया था, और ये आम पब्लिक के साथ डील नहीं करते। ये केवल बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को शेयर कैपिटल देकर या बोरोड कैपिटल देकर उनको ये जो है सपोर्ट करते हैं। तो मतलब ये जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस हैं उनको कमर्शियल बैंक से उतने बड़े जो लोन्स की रिक्वायरमेंट है वो नहीं मिल पाती। वो छोटे लोन और मीडियम टर्म के कम अमाउंट के लोन्स तो कमर्शियल बैंक्स पूरा कर देते हैं रिक्वायरमेंट को, लेकिन जब बड़े बड़े जो बिजनेस हाउसेज हैं और उनको जो बहुत बड़ी बड़ी रिस्की एनवायरनमेंट है, रिस्की कैपिटल की रिक्वायरमेंट है, उसको पूरा करने के लिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सेट किए गए थे। ये केवल और कोई एक्टिविटी नहीं करते, ये केवल दूसरी जो बिजनेस फर्म्स हैं उनमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं, और वहीं से जो डिविडेंड मिलता है या जो इंटरेस्ट मिलता है वही इनका मेन सोर्स ऑफ इनकम होता है। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, जैसे मैंने बताया था, सेटअप किए थे स्टार्टिंग में। आज फाइनेंस कंपनीज जो हैं प्राइवेट सेक्टर में भी चल रही हैं, स्टार्टिंग में गवर्नमेंट सेक्टर में चलती थी। देखो, द गवर्नमेंट हैज़ एस्टेब्लिश्ड अ नंबर ऑफ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ऑल ओवर द कंट्री टू प्रोवाइड फाइनेंस टू बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये देखो, ये क्या है, किस लिए सेटअप की थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को फाइनेंस कर सकें। दीज इंस्टीट्यूशंस आर एस्टेब्लिश्ड बाय द सेंट्रल एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको पता ही है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट भी काम करती है और स्टेट गवर्नमेंट भी काम करती है, तो दोनों ही गवर्नमेंट जो है इनको सेटअप करती हैं। और ये देखो, ये ऑनर्स कैपिटल भी देते हैं, यानी कि ये दूसरी कंपनीज में एज ऑनर उनके साथ रिस्क शेयर भी करते हैं, और साथ में उनको लोन्स भी देते हैं। जिसको जैसी रिक्वायरमेंट हो ये उनको वैसा जो है फाइनेंशियल सपोर्ट देते हैं, चाहे वो उनके शेयर्स खरीद कर, उनमें पार्टनर बनकर, या फिर लोन के रूप में उनको पैसा देकर। और देखो, इनकी जो ये मेनली जो है लॉन्ग टर्म एंड मीडियम टर्म रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं, कि जो फंड्स, जो बहुत बड़े अमाउंट में फंड्स चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए, तो वहाँ पर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हेल्प करते हैं। और एंड सप्लीमेंट द ट्रेडिशनल फाइनेंशियल एजेंसीज लाइक कमर्शियल बैंक। जैसे बताया ना मैंने आपको, सप्लीमेंट करना मतलब कि जो कमी, जो प्रॉब्लम्स कमर्शियल बैंक्स के से लोन लेने में या फंड्स देने में कमर्शियल बैंक को जो प्रॉब्लम आती हैं या नहीं डील कर पाते, वहाँ पर ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उनकी उस कमी को एक तरह से पूरा करते हैं। और ये जो इस वक्त जब ये एम जब ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बनाए गए थे, सेटअप किए थे, गवर्नमेंट ने जब प्लान किए थे, तो इनका जो मेन एम था वो इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बनाना था। इसीलिए इनको डेवलपमेंट बैंक्स भी कहा गया था। उस वक्त जो है इनको नाम दिया गया था डेवलपमेंट बैंक्स।
ठीक है। अब ये देखो, ये और क्या करते हैं, देखो एक तो फाइनेंशियल असिस्टेंस तो मैंने बताया ही कि इनका जो मेन काम है फाइनेंशियल सपोर्ट देना तो है ही है। साथ में ये और भी तरह की, जैसे जो खास तौर पर जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड प्रोजेक्ट्स हैं उनमें जो है अलग अलग तरह की और भी जो भी उनको बिजनेसेस को रिक्वायरमेंट होती है वो देते हैं, जैसे टेक्निकल असिस्टेंस देना, मैनेजरियल सर्विसेज देना। और दिस सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग इज कंसिडर्ड सुटेबल व्हेन लार्ज फंड्स फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन आर रिक्वायर्ड फॉर एक्सपेंशन, रीऑर्गेनाइजेशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ एन एंटरप्राइज। ठीक है बेटा, समझ रहे बेटा, आवाज आ रही है ना मेरी? यस मैम। हाँ जी, देखो ये किस लिए बनाए गए हैं मेनली, देखो इसमें किस लिए इनका कैसे रिक्वायरमेंट पूरा करते हैं। लार्ज फंड्स, कि आपको जब बहुत सारे फंड्स चाहिए, लंबे समय के लिए चाहिए, और आपको एक्सपेंशन के लिए यानी बिजनेस को बढ़ाने के लिए, रीऑर्गेनाइजेशन के लिए, या मॉडर्नाइजेशन के लिए। मॉडर्नाइजेशन जैसे आपको नई मशीनें खरीदनी है, नई टेक्नोलॉजी अडेप्ट करनी है, उसके लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, या आपने अपने बिजनेस की नई नई ब्रांचेस खोलनी है, उसके लिए पैसा चाहिए। और रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है आपने अपने फंड्स की जो कैपिटल आपने स्ट्रक्चर बनाया उसको दोबारा से सही तरीके से करना है। कई बार क्या होता है ना, हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा लोन्स हो गए, अब ये तो इससे तो हमारा सारे बिजनेस पर असर पड़ रहा है, तो ऐसे में बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन रीऑर्गेनाइज भी करती हैं अपने फाइनेंशियल स्ट्रक्चर को। तो वहाँ पर जो है ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं, या जिनको हमने क्या बोला, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को दूसरा नाम गवर्नमेंट ने क्या दिया था बेटा, क्या कहा था बेटा? डेवलपमेंट बैंक्स, हाँ, डेवलपमेंट बैंक। हाँ जी, डेवलपमेंट बैंक्स। तो जो है ये उन सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करते हैं। अब देखो इसके मेरिट्स क्या हैं फंड्स के, इनको रेज करने के, इस तरीके से। पहला, ये आपको लॉन्ग टर्म फाइनेंस दे देते हैं जो कि कमर्शियल बैंक्स नहीं दे सकते। कमर्शियल बैंक ज़्यादातर बेटा मीडियम टर्म फाइनेंस देते हैं, और अब तो फिर भी ये लॉन्ग टर्म फाइनेंस भी देने लगे हैं। पर जब स्टार्टिंग में, जब इंडिपेंडेंस हुई थी, तब कमर्शियल बैंक्स के पास भी इतनी सेविंग्स नहीं आती थी, इतने, क्योंकि उस वक्त सभी लोगों के पास जो इनकम, सोर्स ऑफ इनकम था वो बहुत ही छोटा था, और सब लोग जो अर्निंग करते थे वो केवल अपने कंजम्पशन के लायक ही कर पाते थे। बैंक्स पर उनका विश्वास भी कम था और सेविंग भी कम होती थी। तो बैंक्स के पास इतने फंड्स नहीं होते थे कि वो बिजनेस हाउसेस को शॉर्ट टर्म के लिए भी और लॉन्ग टर्म के लिए भी फंड्स दे दें। तो जब स्टार्टिंग में, जिस वक्त इंडिपेंडेंस स्टार्ट हुई थी, उस वक्त जो है कमर्शियल बैंक्स, अच्छा कमर्शियल बैंक्स को पब्लिक की भी रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती हैं। तो कमर्शियल बैंक पूरी तरह से जहाँ पर नहीं मतलब ज़रूरतों को पूरा कर पाते, वहाँ पर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लॉन्ग टर्म फाइनेंस की ज़रूरतों को पूरा करते हैं। फिर जैसे आपको बताया कि ये फाइनेंशियल, मैनेजरियल एंड टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं फर्म्स को, कि जब ये उसमें लोन देते हैं तो फिर इनका इंटरेस्ट हो जाता है, लोन दे या वहाँ पर ऑनरशिप के तरह से दे, तो इनका एक उस कंपनी के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है, उस बिज़नेस के साथ। और उस टाइम पर, जब उस वक्त जो है कंपनीज़ में ये जो है इतने फंड्स नहीं होते थे कि वो अपने यहाँ प्रोफेशनल मैनेजर्स को या टेक्निकल एडवाइज़र्स को हायर कर सके, या जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी हैं जो अपने आप से प्रोफेशनल मैनेजर्स या टेक्निकल्स, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनको अगर हायर नहीं कर पाती, उनकी सैलरी को अगर अफोर्ड नहीं कर पाती, तो ये जो बैंक्स हैं, ये लोग अपनी तरफ से उनको ये इस तरह की कंसल्टेंसी प्रोवाइड करवाते हैं। इसके बाद देखो, और सबसे बड़ी बात ये कि ये इंक्रीजेज द गुडविल ऑफ द कंपनी, ठीक है, इन द मार्केट। मतलब कि जब किसी बिजनेस ने इनसे लोन ले रखा हो, ठीक है, तो इसका मतलब क्या, पब्लिक का उसमें विश्वास बन जाता है कि अगर इसके साथ ये व्यक्ति जुड़ा हुआ है, होता है ना कि जब किसी के साथ कोई पावरफुल व्यक्ति जुड़ जाए तो उस व्यक्ति की रेपुटेशन मार्केट में बनती है। तो ऐसे ही बिजनेस में की रेपुटेशन बनती है जब उनको, पब्लिक को ये पता लगता है कि इसके साथ ये बड़ा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बना हुआ है। जो आजकल आप आईसीआईसीआई या आईडीबीआई, एचडीएफसी, आजकल ये बैंक्स के रूप में आप सुन रहे हो कि ये कमर्शियल बैंक बन गए हैं। बट बेटा स्टार्टिंग में ये सब जो बने थे, आईसीआईसीआई जो सेटअप किया था, या जो एचडीएफसी था, या एलआईसीज वगैरह थे, या यूटीआई थे, ये सब जो जब स्टार्टिंग में गवर्नमेंट ने सेट किए थे ना, तो ये डेवलपमेंट बैंक के रूप में ही सेट किए गए थे। लेकिन धीरे धीरे ये सभी चीज़ें, ये जितने भी आईसीआईसीआई या आईडीबीआई वगैरह है, ये सब धीरे धीरे अब कमर्शियल बैंक में भी की तरफ बढ़ने लग गए हैं, कमर्शियल बैंक बन गए हैं। बट अदरवाइज स्टार्टिंग में ये जो है एक
फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के रूप में ही सेट किए गए थे। तो मैम इनके, हाँ जी बोलो। मैम जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो अंडर गवर्नमेंट होते हैं? बेटा आजकल आपको पता है ना, जैसे मैं हम जो स्टार्टिंग में जो कमर्शियल बैंक्स खोले गए थे, देखो बेटा, ये कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि सब पब्लिक सेक्टर में थी, यानी गवर्नमेंट के अंडर थी। आज जब प्राइवेटाइजेशन हो गया है तो बहुत सारी चीज़ें गवर्नमेंट के अंडर भी हैं और प्राइवेट के अंडर भी हैं। हाँ, इन सबको रूल्स गवर्नमेंट के फॉलो करने पड़ते हैं, यानी इनको स्टार्ट करना, इसका रिस्क बियर करना और इनको चलाना प्राइवेट सेक्टर भी कर रहा है आज के टाइम में, और गवर्नमेंट भी कर रही है। तो आज के टाइम में आपको प्राइवेट सेक्टर के बैंक भी मिलेंगे और गवर्नमेंट के बैंक्स भी मिलेंगे। लेकिन ये नहीं है कि कोई प्राइवेट बैंक है तो वो केवल अपनी मनमर्जी करेगा। प्राइवेट बैंक डिसीजंस अपने ले सकता है, लेकिन उसको आरबीआई के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट का बैंक है, उसकी पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंगली और उसके कंट्रोल में रहकर ही काम करना पड़ता है। जैसे आप लोग देखते हैं ना, आपके स्कूल्स हैं, जैसे आपके स्कूल्स, आप देख रहे हो स्कूल्स गवर्नमेंट के अंडर भी हैं और प्राइवेट सेक्टर के अंडर भी हैं, है ना। कुछ स्कूल्स प्राइवेट स्कूल्स हैं, कुछ स्कूल गवर्नमेंट स्कूल्स हैं। लेकिन चाहे वो प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, ठीक है, वो लोग कुछ चीज़ें तो प्राइवेट स्कूल वाले अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और कुछ डिसीजंस पर, जो मेन डिसीजंस है जिससे बच्चों के ऊपर कोई असर पड़ना है, वो उन्हें गवर्नमेंट के अंडर रहकर ही, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही करना पड़ता है। और ऐसे हमारे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, पूरे गवर्नमेंट की गाइडलाइंस में चलते हैं। इसी तरीके से बेटा बैंक्स भी हैं। बैंक प्राइवेट सेक्टर के भी हैं और बैंक पब्लिक सेक्टर के भी हैं। कमर्शियल बैंक्स की जो आप बात कर रहे हो ना, वो दोनों के अंडर आज काम कर रहे हैं। पर स्टार्टिंग में बैंक्स केवल पब्लिक सेक्टर के थे। उन्होंने कुछ बैंक बहुत पहले जो है 1935 से जो बैंकिंग हमारे यहाँ, जो ये ऑर्गेनाइज्ड बैंकिंग स्टार्ट हुई, स्टार्टिंग में बिल्कुल ये प्राइवेट सेक्टर में खोले गए थे। लेकिन बैंक जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इनको 1969 में सारे बैंक्स को नेशनलाइज कर दिया था। नेशनलाइज का मत करने का मतलब, गवर्नमेंट ने सारे बैंक्स अपने अंडर में ले लिए थे, लेकिन फिर दोबारा से इनका डी नेशनलाइजेशन स्टार्ट हो गया। या मतलब गवर्नमेंट उनको, अब जैसे आप सुनते होगे, मर्ज हो गए हैं, बैंक हो गए हैं। तो बैंक गवर्नमेंट ने 1991 की जो पॉलिसी आई, उसके बाद बैंकों को प्राइवेट सेक्टर में खोलना स्टार्ट कर दिया। समझ में आया बेटा कि मैंने आपको, जो आपने क्वेश्चन पूछा कि क्या कमर्शियल बैंक सिर्फ गवर्नमेंट के होते हैं, तो आप बताओ, मैंने जो आपको समझाया उससे क्या आंसर बनेगा आपका। मैम दोनों हो सकते हैं, सिर्फ हाँ जी। गवर्नमेंट के अंडर नहीं होंगे वो? हाँ, ओनली गवर्नमेंट के नहीं बेटा, गवर्नमेंट के कंट्रोल में तो, हाँ, गवर्नमेंट ओन्ड नहीं है सारे मैम बैंक्स। रूल्स मैम रूल्स जो है वो गवर्नमेंट के चलेंगे, हाँ, अगर वो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं तो वो अपने भी रूल्स कर सकते हैं, बट जो बाकी के मेनली रूल्स जो करेंगे वो सारे बैंक एक जैसे ही करेंगे जो गवर्नमेंट की हाँ गाइडलाइंस जी। होंगी। जो पॉलि देखो, वो जो अपना इंटरनल मैनेजमेंट है, किसको अपॉइंट करना है, किसको सैलरी देनी है, कितनी सैलरी देनी है, वो तो वो खुद कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बाकी की जो उनको उनको जो वैसे रूल्स हैं, फाइनेंशियल रूल्स जो हैं, मैनेजमेंट तो वो अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, किसको अपॉइंट करना है, किसको क्या करना है, किसको कहाँ बिठाना है, कहाँ मतलब सैलरी, जो मैनेजमेंट वो अपने मर्जी से कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो पब्लिक के साथ डीलिंग करनी है, वो उन्हें गवर्नमेंट के कंट्रोल में रहकर करनी है, ठीक है। और जो ओके ओके। जो गवर्नमेंट बैंक्स होते हैं, उनमें सब कुछ गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग होता है, मैनेजमेंट भी। जैसे कि अपॉइंटमेंट वगैरह होनी है, वो सारी सेंट्रलाइज्ड होती हैं। सेंट्रलाइज मतलब गवर्नमेंट एजेंसीज ही करती हैं, और वहाँ के स्टाफ की अपॉइंटमेंट भी, उनकी सैलरी भी, जो भी कुछ उनके से रिलेटेड काम करने हैं, ठीक है, वो सब, उसमें सब कुछ गवर्नमेंट के अंडर होता है। जो प्रॉफिट होता है वो गवर्नमेंट के का होता है, समझ लो। वैसे तो जितने भी बैंक्स हैं ना, सब स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन के रूप में काम करते हैं या गवर्नमेंट कंपनी के रूप में काम करते हैं। लेकिन इन सबको काम करना पड़ता है आरबीआई की। आरबीआई डिसाइड करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने से लेकर कितना हो सकता है। पहले तो पता है बेटा, इंटरेस्ट रेट भी सारे बैंक्स में सेम होता था। लेकिन अब 1997 में चेंजेस हुए थे। उसमें बैंक्स को परमिशन दी गई थी कि रेंज आरबीआई देगा, ठीक है। और उसके अंदर बैंक्स जो है अपना थोड़ा बहुत, आप अगर देखोगे बैंक्स के जो इंटरेस्ट रेट है उनमें 0.1 0.2% का डिफरेंस होता है। तो वो अलाउ कर दिया था कि बैंक्स अपनी मर्जी से थोड़ा बहुत 0.1 0.2 कर सकते हैं, पर बहुत ज़्यादा चेंजेस वो नहीं कर सकते,
ठीक है, पहले बिल्कुल से एक होते थे, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो या पब्लिक सेक्टर हो। ठीक है बच्चे? यस मैम। हाँ जी। अच्छा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और कमर्शियल बैंक में अंतर समझ में आ गया क्या है? कि कमर्शियल बैंक में तो पब्लिक के साथ भी डीलिंग होती है और बिजनेस हाउसेस के साथ भी होती है। लेकिन जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो केवल बिजनेस हाउसेस के साथ डील करते थे। वो पब्लिक के साथ डील नहीं करते। पब्लिक जैसे मैं जाकर लोन लेना चाहूँ एज अ पर्सन अपनी पर्सनल ज़रूरत के लिए, तो वो मुझे इस फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन नहीं देंगे। बैंक्स दे सकते हैं लेकिन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस नहीं देंगे। ठीक है बेटा, आज जो धीरे धीरे जितने भी डेवलपमेंट बैंक्स गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे, वो सारे अब धीरे धीरे कमर्शियलाइज होते जा रहे हैं, यानी कमर्शियल बैंक्स का काम भी करने लगे हैं। ठीक है बच्चे? और जो फाइनेंशियल यस। इंस्टीट्यूशंस हैं, ये भी पहले सिर्फ गवर्नमेंट ने स्टार्ट किए थे। जितना भी ये था काम उनका, वो केवल गवर्नमेंट ही स्टार्ट कर सकती थी इनको। लेकिन अब प्राइवेट सेक्टर की कंपनीज भी, प्राइवेट कंपनीज भी फाइनेंशियल कंपनीज के रूप में सेटअप की जाने लगी हैं, लेकिन वो भी चलेंगी बैंक्स जो सेबी और आरबीआई के अंडर। ठीक है बच्चे? अच्छा, एज रीपेमेंट ऑफ लोन कैन बी मेड इन इजी इंस्टॉलमेंट्स। ये तो आपको पता ही होगा कि अगर हम बैंक्स वगैरह से किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो सबसे बड़ा बेनिफिट यही होता है कि हम उनको इंस्टॉलमेंट में पैसा दे सकते हैं। अगर हम किसी अपने रिलेटिव से, अनऑर्गेनाइज्ड व्यक्ति से, किसी फ्रेंड से, किसी या ऐसे व्यक्ति से लोन लें, तो वो क्या होता है कि वो हमारे से हमें लोन इकट्ठा देता है। तो वो कहता है कि हम मुझे वापस भी तुम इकट्ठा ही देना, मैं थोड़ा थोड़ा लोन करके वापस नहीं लूँगा। तो उससे क्या होता है, फाइनेंशियल बर्डन बढ़ा रहता है हमारे ऊपर, बना रहता है। एक साथ मान लो हमने किसी से 10 लाख रुपए उधार लिए, और वो कहता है कि देना जब मर्जी, 2 साल बाद देना, लेकिन लूँगा 10 लाख रुपए इकट्ठे। तो हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाती है कि वो 10 लाख रुपए हम इकट्ठे एकदम से देने सभी व्यक्तियों के लिए मुश्किल रहती है, और वो क्या होता है कि हम लोग लोन्स में जकड़े रहते हैं। लेकिन अगर वही लोन हमने बैंक से लिया होता, तो बैंक क्या करता है, हमें जितने भी हमारी सहूलियत है, जितनी हमें लगता है कि हम कन्वीनियंटली पे कर सकते हैं, उतने टाइम तक के लिए वो हमें लोन दे देता है, और साथ में उसकी इंस्टॉलमेंट्स बना देता है। और इंस्टॉलमेंट ऐसे बनती हैं कि आपका धीरे धीरे उस इंस्टॉलमेंट में वो हमारे से इंटरेस्ट भी लेता है, और थोड़ा थोड़ा करके हमारे से प्रिंसिपल अमाउंट लेता रहता है। तो जब वो टाइम ड्यूरेशन पूरी होती है, तो हमारा लोन भी पूरा पे हो जाता है और इंटरेस्ट भी पे हो जाता है। तो ये हमें बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। ये वैसे बेटा, ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी है ये बेनिफिट, और कमर्शियल बैंक्स में भी है। ठीक है बच्चा? बच्चे, द फंड्स आर मेड अवेलेबल इवन ड्यूरिंग पीरियड्स ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन पीरियड कौन सा होता है बेटा? बेटा पता है बेटा आपको? डिप्रेशन पीरियड बिजनेसेस में मैम कब जब होता है? इंस्टॉलमेंट देनी पड़ती है मैम, जब डिप्रेशन पीरियड बिजनेसेस में कब आता है? कभी आपने अगर न्यूज़ वगैरह सुनो ना, तब आपको पता चले इन चीज़ों का। बिजनेस में जब हम ओपनिंग ज, स्टॉक का टाइम आता है, तब बहुत ज्यादा डिप्रेशन पीरियड होता है उनके कब लिए। कब होता है बेटा? जब मैम जब ईयर एंडिंग हो रही होती है। नहीं बेटा, नहीं, डिप्रेशन ऐसे नहीं होता। देखो, जो बिजनेसेस में ना, एक पीरियड होता है बूम का, एक होता है डिप्रेशन का, एक, और इसकी ना 4 स्टेजेस मानी जाती हैं बिजनेस में। डिप्रेशन पीरियड वो होता है जिस वक्त पब्लिक के पास इनकम कम हो, या पब्लिक किसी भी रीज़न से किसी बिजनेस की जब सेल डिक्रीज होने लग जाती हैं, ठीक है, डिमांड कम होने लग जाती है, तो हम, और उसकी वजह से उसकी इनकम कम होने लग जाती है, बिजनेस में लॉसेस होने लग जाते हैं, उसको डिप्रेशन पीरियड कहते हैं। डिप्रेशन वर्ड आपने वैसे सुना है? डिप्रेशन हम कभी कभी किसी व्यक्ति के बारे में बोलते हैं, यानी कि जब सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव सा फील होने लग जाए, है ना? तो बिजनेसेस में डिप्रेशन का मतलब होता है जब हम लोग बढ़ने की बजाय घटने लग जाएं। एक बिजनेस में होता है ग्रोथ टाइम। ग्रोथ टाइम का मतलब होता है आप बढ़ रहे हो, ठीक है। फिर धीरे धीरे आ जाता है बूम टाइम, जब आप तेजी से बढ़ रहे हो। फिर एक आता है पीक टाइम, जब आप पूरा बढ़कर अब रुक गए, ठीक है, यानी आप हाईएस्ट जितना हो सकता था आपके बिजनेस में ग्रोथ, उतना हो गया। और इसके बाद बेटा यही कहा जाता है ना, जैसे हमारी लाइफ में होती है 4 स्टेजेस, उसी तरह से फिर जब कोई भी बिजनेस बहुत हाई पर पहुंच जाता है, उसके बाद अगर वो अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ पर पूरा ध्यान ना दे,
या हम वैसे भी बिजनेस साइकिल कहा जाता है कि साइकिल चलती है इस तरह से। तो डिप्रेशन टाइम होता है जब उसकी किसी बिजनेस की सेल्स लो होने लगती हैं। अब जो डिप्रेशन है बेटा, ये एक अकेले बिजनेस का भी होता है, कई बार पूरी इकोनॉमी का डिप्रेशन हो जाता है। अगर आप इकोनॉमिक्स में पढ़ रहे होगे तो 1930s में अमेरिका का ग्रेट डिप्रेशन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, जिसने हमारी पूरी इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को बदल दिया था। जब डिप्रेशन पीरियड आता है तो उस वक्त क्या होता है, नौकरियां घटने लगती हैं, पूरी इकोनॉमी में बेरोजगारी बढ़ जाती है। और नौकरी क्यों घटी है, पूरी एक साइकिल चलती है कि किसी भी रीज़न से लोगों की इनकम घटने लग गई, या लोगों को ने धीरे धीरे डिमांड कम कर दी। प्रोडक्ट की डिमांड जब कम हुई तो सेल नहीं होगी तो वो लोग बिजनेस हाउसेस प्रोडक्शन नहीं कर पा रहे, तो फिर उन्हें अपने यहाँ से उनके लॉस हो रहे हैं तो वो एम्प्लॉयज़ को निकाल दे रहे हैं। तो फिर और डिमांड कम हो रही है, क्योंकि एम्प्लॉयज़ के पास फिर इनकम और कम हो गई, फिर और डिमांड कम हो गई। इस तरह की जो समस्याएं होती हैं ना, जैसे एकदम वॉर होके चुकी होती है, तो इस तरह की समस्याएं आती हैं बेटा। अभी भी इस वक्त कोविड के टाइम भी अगर आप समझो तो हमारी इकोनॉमी डिप्रेशन पीरियड से जा रही है। उस टाइम पर क्या होता है, लोगों के पास रोजगार कम, प्रोडक्शन कम, सेल कम, जिसकी वजह से समस्याएं बढ़ने लग जाती हैं, महंगाई बढ़ने लग जाती है उसकी वजह से। क्योंकि वो लोग क्या, जब सेल कम है तो उनका जो सामान है उसी को वो ज़्यादा रेट पर बेचने की कोशिश करती हैं बिजनेस हाउसेस। उन्हें भी तो अपनी कॉस्ट रिकवर करनी है, तो सामान की कीमतें बढ़ने लग जाती हैं। तो यानी कि पूरी इकोनॉमी को सारी इकोनॉमी नीचे की तरफ जाने लगती है, उसको बोलते हैं डिप्रेशन टाइम। समझ रहे हो बच्चे? यस मैम। यस हाँ। हाँ, डिप्रेशन का मतलब जब सब कुछ नेगेटिव होने लग जाए, सब कुछ डाउन ट्रेंड की तरफ जाने लग जाए। तो ये कह रहा है कि जो फंड्स हैं वो डिप्रेशन के टाइम पर भी, अब क्या है कि जब कोई चीज़ डिप्रेशन में आ गई तो ये थोड़ा ना कि उसको गिरते रहने दिया जाएगा, फिर उसको संभालने की कोशिश की जाती है। उसमें गवर्नमेंट अपनी तरफ से आगे आकर अलग अलग तरीके से बिजनेस हाउसेस को सपोर्ट देती है, चाहे गवर्नमेंट खुद खर्चा करती है। ये सब चीज़ें बेटा जो आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना, उसमें सब चीज़ें ये बहुत डिटेल में आती हैं कि हाउ द डिप्रेशन is curtailed, how it is controlled, and how the economy is taken back to the growth। अभी 2008 में अमेरिका में ग्रेट डिप्रेशन बोला जाता है, कि हालांकि उतना बड़ा नहीं था जितना 1930 में आया था, लेकिन 2007-8 में भी डिप्रेशन वाली स्थिति यूएसए में आ गई थी। ठीक है। और उस वक्त फिर गवर्नमेंट अपनी तरफ से खर्चे करने शुरू कर देती है। गौर अगर मतलब पब्लिक सामान नहीं खरीद रही तो क्या होता है, गवर्नमेंट सामान खरीदना शुरू कर देती है। गवर्नमेंट सामान खरीदने के लिए गवर्नमेंट को भी लोन्स लेने पड़ जाते हैं दूसरी कंट्रीज से। तो सब चीज़ें बेटा बहुत, ये एक पूरा एक प्रोसीजर चलता है, तो ये आप आगे की क्लासेस में डिटेल में पढ़ोगे। ठीक है बच्चे? तो ये जो है, जब और यस सोर्सेज ऑफ फाइनेंस नहीं होते तो गवर्नमेंट इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को डायरेक्ट करती है कि आप बिजनेस हाउसेस को लोन्स दो, ताकि वो अपने प्रोडक्शन को जो है इंटरेस्ट रेट पर भी, कम इंटरेस्ट रेट पर उनको सामान दो, और उनको उस सामान को अगर अपनी कंट्री में नहीं हो रहा तो उसको दूसरी कंट्रीज़ में बेचकर यहाँ के लोगों की इनकम बढ़ाओ, और ताकि यहाँ के लोग सामान खरीद सकें। ठीक है। अब देखो बेटा, इसका ये तो हमने बेनिफिट्स पढ़ लिए, अब हम इसकी लिमिटेशंस पढ़ेंगे। अच्छा जी, देखिए इसकी पहली लिमिटेशन क्या है बेटा, आप सब चीज़ों की लिमिटेशंस तो साथ साथ पढ़ ही रहे हो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस फॉलो रिजिड क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ लोन। वही है कि थोड़ा सा ये भी सतर्क रहते हैं, और ये भी जो अच्छी रेपुटेड कंपनीज हैं, जिनके अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, इनका रिजिड, रिजिड का मतलब टाइट क्राइटेरिया, कि भाई ये नहीं है कि लोन ये उठाकर गवर्नमेंट ने कहा कि आपका काम लोन बांटना है तो बस ये लोन बांटते रहेंगे ऐसे ही। ये लोग भी अपना एक राइट क्राइटेरिया यूज़ करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली लोन देते हैं। ये बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी भी कई बार करने लगते हैं, जो टाइम कंज्यूमिंग होता है और एक्सपेंसिव होता है बेटा, क्योंकि ये भी बिजनेस इंस्टीट्यूशंस हैं, है ना। तो इनका मैनेजमेंट भी ये नहीं होता कि लोन ऐसे ही बांटता रहेगा, तो ये भी पूरी छानबीन करके जब लोन बांटता है तो उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। और कुछ ये रिस्ट्रिक्शंस लगा देते हैं साथ में कि आप जैसे डिविडेंड पे नहीं करोगे जब तक हमारा लोन का पैसा वापस नहीं कर दोगे। तो जैसे ये इसलिए जो है कई बार ये पता चल जाता है कि जब इन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का पैसा किसी बिजनेस में लगा हो तो ये लोग उस बिजनेस के मैनेजमेंट में और डिसीजन मेकिंग में थोड़ा सा अपना जो है
एक तरह से इंटरफेरेंस करने लगते हैं। और ये जैसे इन्होंने कहा ना अपने नॉमिनीज़, ये अपनी तरफ से भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में अपने नॉमिनीज़ बिठा देते हैं, ताकि ये ना हो कि इन बैंकों से आपने बहुत हैवी लोन ले लिए करोड़ों अरबों रुपए के, और उसको जहाँ मर्जी आप उसको जैसे मर्जी यूज़ कर रहे हो, वो ऐसा नहीं होने देते। ये लोग अपनी तरफ से नॉमिनीज़ बिठा देते हैं। नॉमिनीज़ समझ रहे हो? अपनी तरफ से किसी दो एक ऑफिसर, दो ऑफिसर्स को अपनी तरफ से किसी भी कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में बिठा देते हैं, और ताकि जब भी कभी लोन्स मतलब डिसीजन मेकिंग की बात आए तो ये लोग भी अपनी तरफ से उसके अंदर इंटरफेरेंस करते हैं। तो मतलब क्या हो गया एक तरह से कि इनका मेन काम क्या है कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जब आपको बड़े लोन देते हैं तो उस लोन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपनी तरफ से कुछ कंडीशंस भी डालते हैं। तो थोड़ी सी ये प्रॉब्लम आती है। ठीक है बेटा, तो ये आपका हो गया ये सारा इंटरनेशनल सॉरी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसिंग भी हो गया, तो आपकी बोरोइंग का सारा ये हो गया है। अब हम बात करेंगे, टॉपिक है इंटरनेशनल फाइनेंसिंग। आपको मैंने बताया कि एडीआर, जीडीआर और आईडीआर, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट और इंटरनेशनल डिपॉजिटरी रिसीप्ट, ये जो है इंटरनेशनल आईडीआर वैसे इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट को कहा जाता है। ये जो है इस इंटरनेशनल फाइनेंसिंग का एक तरीका है। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अब सभी इकोनॉमीज़ जो हैं लिबरल होती जा रही हैं। लिबरल होती जा रही हैं मतलब कि इंटरनेशनली भी लिबरल होती जा रही हैं। हर कंट्री दूसरी कंट्री में से भी फाइनेंस की ज़रूरतों को पूरा करने की कोशिश करती है, और हर कंट्री के लोग अपनी कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करने के साथ साथ दूसरी कंट्री में भी पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ख़ास तौर पर जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनकी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट हैं वो दूसरी कंट्रीज़ से भी पूरी होती हैं। ठीक है, और जैसे इंडिया में भी बाहर के लोग अपना पैसा लगाते हैं, और इंडिया की भी जो बहुत अच्छी रेपुटेड कंपनीज़ हैं वो बाहर अपना पैसा लगा सकती हैं। आजकल जब इंटरनेट हो गया, नेट की फैसिलिटी हो गई है, तो हम लोग बड़ी आसानी से दूसरी कंट्री के शेयर्स एंड डिवेंचर्स को हम खरीद सकते हैं। तो ये जो है अब हमारे पास इंटरनेशनल फाइनेंसिंग भी एक सोर्स है, यानी हम इंटरनेशनल दूसरी कंट्रीज से भी फाइनेंस कलेक्ट कर सकते हैं। तो देखो ये बता रहा है, विद द ओपनिंग of the economy and the operations of the business organization becoming global, the Indian companies have an access to funds in global capital। यानी कि जैसे जैसे इकोनॉमी खुलती जा रही है और हम लोग जो हैं ग्लोबली भी एक दूसरे से कनेक्ट होते जा रहे हैं, तो हम जो हैं ग्लोबल कैपिटल पर भी हम अब यूज़ कर सकते हैं। अब देखो वेरियस इंटरनेशनल सोर्सेज है, जैसे इन्होंने बताया, एक तो आपके कमर्शियल बैंक, जैसे हमारे इंडिया के बैंक हैं, ऐसे हर कंट्री के अपने अपने बैंक हैं। तो उन कंट्रीज़ के बैंक से भी हम लोन ले सकते हैं। ठीक है, जैसे कमर्शियल बैंक ऑल ओवर द वर्ल्ड एक्सटेंड फॉरेन करेंसी लोन्स फॉर बिजनेस पर्पस, कि हम ना केवल अपनी कंट्री के बैंक से लोन ले सकते हैं, बल्कि हम दूसरी कंट्री के बैंक से भी उनकी करेंसी में लोन ले सकते हैं। और ये इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग नॉन ट्रेड इंटरनेशनल ऑपरेशन, कि हम बिना, अगर हमें फाइनेंसिंग मतलब दूसरी कंट्री से इंपोर्ट करना है सामान और हमें फाइनेंस चाहिए, तो हम वहाँ से लोन, वहाँ के बैंक से भी लोन ले सकते हैं। जैसे इन्होंने देखो आपको एक एग्जांपल दे रखा है, स्टैंडर्ड चार्टर्ड इमर्ज एज अ मेजर सोर्स ऑफ फॉरेन करेंसी लोन टू द इंडियन इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल एजेंसीज, जैसे अब जैसे मैंने आपको बताया कमर्शियल बैंक है, ऐसे ही इंटरनेशनल इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक्स भी हैं, यानी दूसरे, जैसे हमारी इंडिया ने डेवलपमेंट बैंक्स स्टार्ट किए हुए हैं, उसी तरीके से जो अदर कंट्रीज़ हैं उन्होंने भी अपने डेवलपमेंट बैंक स्टार्ट किए हैं। इसके अलावा कुछ बैंक्स इंटरनेशनल बैंक्स ही हैं, यानी जिनको यूएनओ वगैरह के अंडर, जो यूएनओ एक आपने सुना होगा, आपने पढ़ी होगी ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसके अंडर आपस में बैंक, जो सभी कंट्रीज़ हैं उन्होंने आपस में समझौते कर करके कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज भी खोली हैं, जो किसी एक कंट्री के कंट्रोल की नहीं होती, वो पूरी यूएनओ या हमारे जो ग्रुप्स हैं उनके कंट्रोल में होती हैं। तो उनसे भी हम फाइनेंशियल असिस्टेंस ले सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट, ये है मेन चीज़ जो आपको पढ़नी है, कि देखो आपको एक तो कमर्शियल बैंक से लोन ले सकते हो, इंटरनेशनल कमर्शियल बैंक से, अपनी कंट्री का तो है ही है, आप बाहर से भी ले सकते हो, इंटरनेशनल डेवलपमेंट बैंक से ले सकते हो। इसके अलावा जैसे अपने यहाँ शेयर एंड डिवेंचर्स हम इशू करके फॉर अपनी कैपिटल मार्केट से पैसा लेते हैं। कैपिटल मार्केट मैंने आपको क्या बताया था बेटा?
कैपिटल मार्केट हम किसको कहते हैं मेनली? स्टॉक एक्सचेंजेस को। ठीक है, स्टॉक एक्सचेंज कि हम किसी स्टॉक एक्सचेंज एक मीडियम है जिसके थ्रू हम शेयर्स एंड डिबेंचर्स अपने इशू करते हैं, तो हम इसको कैपिटल मार्केट भी बोलते हैं। तो जैसे अपनी कंट्री के स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू हम शेयर्स एंड डिबेंचर्स इशू करके अपनी कंट्री में के लोगों का पैसा अपने बिजनेस में इनवाइट कर सकते हैं कि आप हमारे यहाँ आकर जो है इन्वेस्ट करो, उसी तरीके से हम लोग इंटरनेशनल कैपिटल मार्केट्स को भी टैप कर सकते हैं। ठीक है, मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग मल्टीनेशनल कंपनीज डिपेंड अपॉन साइजेबल बोरोइंग्स इन रुपीज एज वेल एज इन फॉरेन करेंसी। जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है ना, उन्हें तो अपनी करेंसी में भी पैसा चाहिए और उन्हें फॉरेन करेंसी में भी चाहिए, क्योंकि उन्हें फॉरेन की मशीनरीज, फॉरेन टेक्नोलॉजी, फॉरेन से इम्पोर्ट रॉ मटेरियल इंपोर्ट करना है, तो मतलब उन्हें फॉरेन दोनों तरह से पैसा चाहिए। तो देखिए, उसके लिए इन्होंने कहा है कि हाँ, वो किस तरह से पैसा कैपिटल मार्केट से, फॉरेन कैपिटल मार्केट से पैसा कैसे इकट्ठा कर सकती है। तो देखिए, ये हैं उसके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स मैं आपको बार बार बताती हूँ ना, जो डॉक्यूमेंट जिनके बेस पर हमें फाइनेंस मिलता है उनको हम इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। तो देखो, इसमें सबसे पहला है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके आपको फुल फॉर्म, इनके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना आ सकता है। तो देखो, इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है। ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स होती हैं, इनको डिटेल में मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगी, आपकी क्लास ओवर होने का टाइम हो रहा है। तो अभी मैं सिर्फ आपको एक बार बता देती हूँ कि आपके ये 3 सोर्सेज हो गए: ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स और इंडियन डिपॉजिटरी रिसीप्ट्स, आईडीआर, एडीआर, जीडीआर एंड आईडीआर्स। इनको हम जो है डिटेल में करेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये क्या होती है, और इसके बाद आपके जो है को थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि किस तरीके से हम जो है फाइनेंस अपना कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये तो आज की क्लास हम ओवर करते हैं।